हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस के एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी कल डिस्कस की थी? वो थी बेटा हमारी रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने उस प्रॉपर्टी में कल पढ़ा था जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने कल आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से किसी मेटल या नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो इनको कैसे बॉन्ड बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। और हमारी जो आज की क्लास होगी वो आयनिक बॉन्ड्स पे ही फोकस्ड रहेगी। आज हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये बनते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडिंग लिख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स formed by the transfer of electrons from a metal to a नॉन मेटल, ठीक है बेटा, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि आयनिक कंपाउंड्स में हम किन चीज़ों को बोलेंगे। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बेटा हमने कल भी किया था, उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। NaCl, ठीक है। अब बेटा NaCl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये एक Na मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसका एक बार। Na का बेटा एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 281। और दूसरा हमने लिया क्लोरीन। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा? 287। अब देखो इसकी जो वैलेंस शेल है, जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा और अपने आप क्या बना लेगा? एक पॉजिटिव आयन +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें कितने हैं? इसमें है 7, इसको एक की ज़रूरत है। तो बेटा ये Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? Cl- आयन, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा हमें पता है। मान लिया ये सोडियम है, इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है? Cl के पास कितने थे पहले से? 7। अब ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स तो हमने दिखा दिए। अब बेटा यहाँ पे होने क्या लग रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है। Cl को क्यों दे रहा है? ताकि इसकी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाए। अब देखो इसकी जो L शेल है, L में 8 है, मतलब ये कंप्लीट फुलफिल है। और इसने कैसी कन्फिग्रेशन अटेन कर ली है? इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ली है, ठीक है। जो हमारी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन होती थी वैसा बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे थे? इसको हम लोग लिखते थे ब्रैकेट Na+ और बेटा अंदर Cl 1 2 3 4 5 6 7
और एक Na का ले रखा है इसने, Na वाले को दूसरे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रैकेट बंद और माइनस। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा एग्जाम्पल। ये कंपाउंड कैसे बना है? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स, जो कैसे बनते हैं? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। हमने कल एक एग्जांपल और किया था इसका, MgCl2, लेकिन आपको जो ट्राई करके देखना है एक बार वो है AlCl3। बेटा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ट्राई करना है कि AlCl3 की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको AlCl3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कैसे होने लग रहा है AlCl3 में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, अपनी हेडिंग लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें हम लोग इनकी फिजिकल नेचर के बारे में। फिजिकल नेचर मतलब ये दिखने में कैसे हैं। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब बेटा इसमें सबसे पहले हम जो इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कुछ आइडिया लगा सकते हो कैसे होंगे? बेटा ये होते हैं, दे आर जनरली सॉलिड्स एंड हार्ड। दे आर solids and hard and generally brittle भी होते हैं बेटा ये। अब ब्रिटल वर्ड क्या मीनिंग करता है यहाँ पे? ब्रिटल का मतलब है अगर आप इनको किसी भी चीज़ से हिट करके तोड़ोगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, फिजिकल नेचर बेटा इनकी होती है सॉलिड और हार्ड होते हैं एंड जनरली ब्रिटल, ये ब्रिटल भी है। लेकिन बेटा क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि ये हार्ड, सॉलिड और ब्रिटल क्यों होते हैं? तो साथ साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग force of attraction between the positive and negative ions. Positive and negative ions। ठीक है बेटा, अब समझो इसको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी फिजिकल नेचर के बारे में बताओ। आप लोग उसमें आंसर दोगे दे आर सॉलिड्स एंड हार्ड एंड आर जनरली ब्रिटल। अब क्वेश्चन कई बार घुमा के ये आ सकता है कि वाई दे आर सॉलिड्स एंड हार्ड। आंसर आप लोग लिखोगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जिस टाइम ये कंपाउंड बने होंगे तो बेटा उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का ट्रांसफ़र होता है, Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। तो बेटा इन आयंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, उम्मीद है इसकी पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, फिजिकल नेचर कैसी होती है और क्यों होती है। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। सेकंड है हमारी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। अब
गैस लगा सकते हो कैसा होगा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इसके बारे में कुछ गैस लगा सकते हो कैसे होंगे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? दे हैव हाई melting and high boiling points। ठीक है बेटा, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब हमारे हमेशा की तरह सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं बिकॉज a considerable amount of energy, a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction। interionic attraction। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो क्या होता है इसमें, हमने पहले उसमें क्या पढ़ा था, जो प्लस और माइनस आयंस हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि बेटा देखो किसी भी चीज़ की स्टेट अगर चेंज करनी हो हमें, तो उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है। ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब बेटा हमें पता है कि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बेटा हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ेगी टू ब्रेक दी इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा क्यों होते हैं। इनका भी सेम रीज़न है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा हमारी सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी हम सबको पता है कि ये किस चीज़ में सोल्यूबल होंगे या किस में नहीं होंगे। ठीक है, एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं सोल्यूबिलिटी में। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा हमारी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी में हमें क्या लिखना है बेटा? ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर जनरली सोल्यूबल इन soluble in water and insoluble in solvents like petrol, kerosene, एट्सेट्रा ETC। ठीक है बेटा, अब सोल्यूबिलिटी की क्या प्रॉपर्टी है इनकी? ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं किस में? वाटर में। पानी में तो सोल्यूबल है, लेकिन इनसोल्यूबल किस में है? पेट्रोल में, कैरोसिन में या इसी तरह के दूसरे सॉल्वेंट्स में। ठीक है बेटा, यह तो थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमारी फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ एंड लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसके बारे में लिखते हैं बेटा, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। इसके बारे में हम लोग लिखते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity in molten and solution form, but do not conduct in solid form। बेटा देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। इसकी प्रॉपर्टी हमें बता रही है जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन कंडीशन सप्लाई कब है ये, जब वो या तो मोल्टन स्टेट में हो या फिर सॉल्यूशन स्टेट में हो। और ये बैड कंडक्टर कब है, जब ये अपनी सॉलिड फॉर्म में, जो कि ये जनरली होते हैं। अगर ये मोल्टन स्टेट में है, अगर ये मेल्टेड फॉर्म में है या किसी के साथ सॉल्यूशन में मिक्स हैं, तब तो बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर ये अपनी सॉलिड फॉर्म में है देन दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न अलग अलग लिखेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉलिड फॉर्म को लेकर। पहला जो रीज़न लिखेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। पहले इसका रीज़न लिखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब बेटा हम लोग इसका रीज़न लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीज़न हम लोग लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स in the form of solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid state is not possible due to their rigid structure। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गई होगी लाइन, क्योंकि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है। आयनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज movement of ions is not possible due to this rigid structure। बेटा हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है। अब बेटा जब ये अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की मूवमेंट चाहिए होती है। लेकिन जब ये अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो और इनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा रिजिड होता है बेटा कि ये आयंस जो हैं अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते। ठीक है, इसी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी सेकंड पार्ट की कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अपनी सॉलिड फॉर्म में। अब हम फर्स्ट की बात करेंगे कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे अपनी मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में। वीडियो को पॉज करके बस को नोट डाउन कर लेना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें से दो तरह से बन सकते हैं। पहला तो सिंपल पूछ देगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हम सिंपल सा आंसर लिखेंगे, येस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म।
अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अपनी मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, ऐसा क्यों? और बेटा एक और बन सकता है कि अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले का रीज़न और जान लेते हैं कि अपनी मोल्टन फॉर्म में कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज़ पॉसिबल, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अब हम इसके बारे में लिखेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। इसका रीज़न लिख लेते हैं बेटा, दिस इज पॉसिबल बिकॉज this is possible because in the molten state since the electrostatic force of attraction intermolecular force of attraction between oppositely charged ions is overcome due to heat. Thus the ions moves freely and conduct इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, ये था हमारा इसका रीज़न कि अपने मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे। समझ लेते हैं एक बार, लिख तो हमने लिया है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज ओवरकम ड्यू टू हीट। अब बेटा एक चीज़ बताओ, ये सॉलिड से मोल्टन फॉर्म में कैसे जाएंगे? ये सॉलिड से मोल्टन फॉर्म में कैसे जाएंगे? मान लिया ये पहले थे सॉलिड इसमें, ठीक है, ये सॉलिड है, आपने इसको हीट किया। हीट करने से क्या हुआ बेटा, जो ये आयंस थे और इन आयंस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजिड थे, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे ही आपने इसे हीट प्रोवाइड की, हीट की वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं ये टूट गए, जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो गई या ख़त्म हो गई। अब बेटा अब ये आयंस हो गए हैं फ्री और ये अपनी मोल्टन फॉर्म में आ गया है। ठीक है, जैसे ही मोल्टन फॉर्म में आया इसके आयंस फ्री हो गए और हमें पता है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोमेंट ऑफ आयंस। इसी वजह से बेटा ये अपनी मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखो इसमें लिखा भी यही हुआ है, सिंस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तभी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अपोजिटली चार्ज आयंस इज ओवरकम ड्यू टू हीट, जैसे जैसे आपने इसे हीट प्रोवाइड की इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और ये आयंस उतने ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे। थस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, ये था इसका रीज़न, इसकी वजह से जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करेंगे एंड दे विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उम्मीद है आज की जो टॉपिक था आयनिक कंपाउंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो आयनिक कंपाउंड्स का टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे
वो करेंगे बेटा जो हमारे मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं वो हमारी अर्थ में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और बेटा इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन या अपने डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन या डाउट्स को मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन और हर डाउट को क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द लास्ट एज ऑलवेज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।